बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीन गुल अफरीदी है। मैं जामिया पंजाब लाहौर में शोबा सियासियात का तालिब इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली कोहटा से है और मैं PSF जामिया पंजाब का स्टडी सर्कल इंचार्ज हूँ। बतौर स्टडी सर्कल इंचार्ज मैं आज कश्मीर तारीख़ के आईने में, जो कि प्रोफेसर M.A. खान की लिखी हुई किताब है, की रोशनी में आज कश्मीर की मुख्तसर तारीख़ और इसकी आइनी हैसियत को वाज़ेह करूँगा, जिससे हमारे आज के नौजवान नस्ल और आज की जो नई जदीद नस्ल है वो नावाकिफ़ है। तो इस किताब की रोशनी में सबसे पहले हम कश्मीर के जोग्राफिया की बात करते हैं। तो रियासत जम्मू कश्मीर, जिसे कश्मीर भी कहा जाता है, बरसगीर पाको हिंद के इंतहाई शुमाल और जनूबी एशिया के एन वस्त में वाक़या है और इसे एशिया का दिल भी कहा जाता है। ये हित्ता ज़मीन एशिया की 5 बड़ी ताकतों के दरमियान वाक़या है, जिनमें 2 बड़ी ताकतें रूस और चीन हैं, जबकि इसकी सरहदें भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी मिलती हैं। रियासत जम्मू कश्मीर का कुल रकबा 84,471 मरबा मील है, जो कि कश्मीर, जम्मू, गिलगित, बल्तिस्तान और लद्दाख पर मुश्तमिल है। रियासत जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी मिसाल आप है, जिसमें खूबसूरत झरने, आबशारें, दरिया, साफ़ चश्मे, नदी नाले, घने जंगलात और खूबसूरत बागात मौजूद हैं। अगर हम कश्मीर की तारीख़ की बात करें तो कश्मीर की तारीख़ 2500 साल क़ब्ल अज़ मसीह से भी पहले की मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमारे जहनों में एक सवाल पैदा होता है, जो कि हर नौजवान के जहन में और हर ज़ी शऊर के जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि क्या कश्मीर तारीख़ में किसी सल्तनत के ज़ेर असर रहा या फिर बाकायदा एक आज़ाद ममलिकत के तौर पर रहा। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं कि कश्मीर शुरू से ही एक बाकायदा ममलिकत के तौर पर इंसानी तारीख़ में रहा। तो इसी बारे में वाल्टर लांस कहता है कि इस बात में कोई शुबा नहीं कि कश्मीर उस वक़्त से एक बाकायदा ममलिकत रहा है जब से इंसानी तारीख़ लिखने का रवाज रहा। यानी कि इंसानी तारीख़ के स्टार्ट से, शुरू से ही कश्मीर एक अलग और बाकायदा ममलिकत रहा है। मुस्लिम दौर से पहले कश्मीर में हिंदू राजगान के 21 ख़ानदानों ने हुक्मरानी की, जिनमें सबसे मशहूर राजा ललदात था। राजा ललदात ने जब कश्मीर की हुकूमत संभाली और कश्मीर के अंदर से बदनिज़ामियों को ख़त्म किया, तो मोहम्मद बिन फ़ोक लिखते हैं कि फिर उसने पूरी दुनिया को फ़तह करने का इरादा किया। सबसे पहले हिंदुस्तान के ऊपर दवा बोला और फिर काबुल तक के इलाकों को फ़तह किया और उसके बाद दूसरी तरफ रूस तक पेशकदमी की। हिंदू दौर का आखिरी हुक्मरान राजा सहदेव था। 1324 ईस्वी में उसकी वफ़ात के बाद रंचन शाह ने कश्मीर की हुकूमत संभाली। रंचन शाह जो बाद में मुसलमान हो गया और सदरुद्दीन कहलाया, और इस तरह सदरुद्दीन कश्मीर का पहला मुस्लिम हुक्मरान था, जहां से मुस्लिम दौर हुकूमत का आगाज़ होता है। 1300 से लेकर 1500 ईस्वी तक कश्मीर में मुस्लिम दौर रहा, जिसमें कश्मीर एक बाकायदा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सल्तनत और ममलिकत के तौर पर रहा। 1558 ईस्वी में जब कश्मीर में चक ख़ानदान की हुक्मरानी थी, उस वक़्त कश्मीर में शिया सुन्नी फसाद के नतीजे में जब कश्मीर अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हुआ, तो मुग़लिया सल्तनत कश्मीर के ऊपर हमला आवर हुई और कश्मीर के ऊपर काबज़ होगी। यूँ 1558 ईस्वी में कश्मीर की जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासती हैसियत थी वो ख़त्म हो गई। मुग़ल दौर के बाद फिर यहाँ पर अफ़गान दौर हुकूमत आया। अफ़गान दौर हुकूमत के बाद यहाँ पर सिखों ने हुकूमत की और बिलाखिर 1846 ईस्वी में माइदा अमृतसर के नतीजे में 75 लाख नानकशाही के इवज़ कश्मीर की हुकूमत राजा गुलाब सिंह को दे दी गई। यूँ तो राजा गुलाब सिंह एक शफ़ाक़ और जाबर हुक्मरान था, लेकिन 1558 ईस्वी में जो रियासत का एक आज़ाद हैसियत ख़त्म हुई थी, 1846 ईस्वी में रियासत की वही आज़ाद हैसियत दोबारा फिर से बहाल हो गई और रियासत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो गई। और इसी दौर में बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में अपने पंजे गाड़ चुकी थी और हिंदुस्तान इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। यहाँ पर यह चीज़ समझने के लिए बहुत अहम है कि हिंदुस्तान की आइनी हैसियत और हिंदुस्तान की हैसियत उस वक़्त क्या थी। हिंदुस्तान उस वक़्त 2 हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्से को बरतानवी रियासती हिंद कहते थे और दूसरे हिस्से को बरतानवी हिंद कहते थे। बरतानवी रियासती हिंद, जिसमें रियासतें मुश्तमिल थीं, वो आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल था और आज़ाद रियासतों के मायदे बराह रास्त हुकूमत बरतानिया से हुए थे और वो अपने मामलात में बिल्कुल आज़ाद थी। जबकि बरतानवी हिंद
جو کہ براہ راست حکومت برطانیہ کے زیر اثر میں آتا تھا، جس پر حکومت برطانیہ کا قبضہ تھا، جس میں صوبہ سرحد، صوبہ پنجاب، بنگال، سندھ، آسام، ممبئی، یو پی سی پی، مدراس اور مدراس وغیرہ کے علاقے شامل تھے۔ اور جب آزادی کی تاریخ شروع ہوئی، یہاں پر ایک اور بات جو اہم ہے کہ آزادی کی تاریخ جو شروع ہوئی وہ برطانوی ہند کے اندر شروع ہوئی۔ اس سے برطانوی ریاستی ہند بالکل آزاد تھا۔ آزادی کی تاریخ برطانوی ریاستی ہند سے بالکل الگ تھی، اور جو تقسیم ہونی تھی وہ برطانوی ہند کی تقسیم ہونی تھی، اور اس تقسیم سے برطانوی ریاستی ہند بالکل آزاد تھا، بالکل الگ تھا۔ اور اسی اثنا میں جب برطانوی ہند کے اندر آزادی کی تاریخ شروع ہوئی تو تب اس وقت کشمیر کے اندر کشمیر کے آخری ڈوگرا حکمران راجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ راجہ ہری سنگھ کشمیر کا والی تھا، اور اس کا کشمیر کا وزیر اعظم پنڈت کاک تھا۔ جب برطانوی ہند کو تقسیم کرنا منظور ہوئی کہ برطانوی ہند کو 2 حصوں بھارت اور پاکستان میں تقسیم کیا جائے گا، تو اس وقت برطانوی حکومت کے بعد بس ایک بڑا سوال پیدا ہوا کہ ریاستی ہند کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر حکومت برطانیہ نے یہ واضح اعلان جاری کیا کہ ریاستی ہند حکومت برطانیہ کے یہاں سے اقتدار ختم ہونے کے بعد مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا، کہ وہ اس کی جو ریاستیں ہوں گی ان کو آزاد حیثیت ہوگی کہ وہ کسی بھی مملکت کے ساتھ، پاکستان، بھارت کے ساتھ الحاق کریں یا پھر وہ آزاد حیثیت کے طور پر رہیں۔ لہٰذا کشمیر کا جو والی تھا مہاراجہ ہری سنگھ، اور اس کے ساتھ جو پنڈت کاک کشمیر کا وزیر اعظم تھا، یہ دونوں دو ایسی شخصیات تھیں جو کشمیر کو خود مختار رکھنے کے حامی تھیں، اور خود مختار جس طرح سے ان کا معاہدہ برطانوی حکومت کے ساتھ تھا کہ تقسیم کے بعد وہ اپنے معاہدے کو اسی طرح سے بھارت اور پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی اثنا میں یہاں پر کشمیر کی 2 بڑی پارٹی تھی، اور ان 2 بڑی پارٹیوں میں مسلم کانفرنس، جن کے سربراہ چودھری غلام عباس تھے، جو کہ برطانوی ہند میں مسلم لیگ کی حمایتی جماعت تھی، اور دوسری جماعت نیشنل کانفرنس تھی، جس کے سربراہ شیخ عبداللہ تھے، جو کہ بھارتی کانگریس پارٹی کی حمایتی جماعت تھی۔ دونوں جماعتوں کے رہنما اس وقت جیل میں تھے، اور مسلم کانفرنس کے پھر 2 بڑے سربراہان، جس میں چودھری حمید اللہ اور اسحاق قریشی، قائد اعظم سے ملنے آئے، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کشمیر کے بارے میں بات کی۔ یہاں پر ریاستوں کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف جاننا بہت ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ریاستوں کے بارے میں موقف کیا تھا اور کشمیر کے بارے میں موقف کیا تھا۔ جب ان 2 سربراہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان دونوں سربراہان کو کشمیر کی آزاد اور خود مختار رکھنے کی تجویز دی، اور یہ کہا کہ میں کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریہ تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پوائنٹ آف ویو تھا ریاستی ہند کے حوالے سے، وہ وہی تھا جو کہ حکومت برطانیہ تھا، اور وہ ریاستوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے بہت سے بیانات سے اس بات کی تردید ہوتی ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ جو ان کے ڈائیلاگ ہوا یا پھر خط و کتابت کے ذریعے جو ان کے ساتھ مکالمے ہوئے، ان سے بھی یہ بات کا واضح ثبوت ہے، جس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو اس کے اوپر قائد اعظم کا واضح موقف ہے کہ ہم ریاستی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گی، ریاستیں آزاد ہیں کہ وہ جس طرف بھی فیصلہ کریں۔ پھر اس وقت جو کشمیر کے 2 والی اور وزیر اعظم تھے، وہ بھی کشمیر کو آزاد رکھنا چاہتے تھے، تو پنڈت کاک نے جولائی 1947 عیسوی میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ملاقات سے پہلے پنڈت کاک کے پاس کانگریس کا وفد بھی آیا تھا، جس نے الحاق کی بات کی تھی، لیکن پنڈت کاک نے اس کو ٹال مٹول سے کام لیا اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن قائد اعظم سے ملاقات کے بعد اس کے موقف میں سختی آ گئی، تو یہ کانگریس کے لیے ایک خطرہ تھا، تو اسی لیے پھر کانگریس کی لیڈرشپ، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو تھے، انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا اور مہاراجہ ہری سنگھ کے اوپر دباؤ ڈالا کہ پنڈت کاک اس وقت قائد اعظم کے نظریے کے اوپر چل رہے ہیں اور کشمیر کا الحاق پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں معطل کیا جائے۔ تو اس دباؤ میں آ کر مہاراجہ ہری سنگھ نے وزیر اعظم پنڈت کاک کو ان کے عہدے سے معطل کر دیا۔ ان کے عہدے سے معطل کرنے کی وجہ سے کشمیر میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔ کشمیر کی چونکہ مسلم آبادی اکثریت میں تھی، تو اس کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید مہاراجہ بھارت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے، لیکن مہاراجہ کشمیر کو ہمیشہ سے ہی آزاد رکھنے کے خواہشمند تھا۔ اور اسی دور میں، اسی کشمکش میں
14 अगस्त 1947 ईस्वी को बरतानवी हिंद को तकसीम कर दिया गया और यहाँ से पाकिस्तान और भारत दुनिया के नक्शे पर वजूद में आए। 14 और 15 अगस्त को जब बरतानवी हिंद से बरतानिया का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, जब हिंदुस्तान से बरतानिया का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो रियासतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गई और उनको खुद मुख्तारी की हैसियत मिल गई। उस वक़्त तक मुख्तलिफ़ रियासतें पाकिस्तान और भारत के साथ इल्हाक़ कर चुकी थी, लेकिन 15 अगस्त तक चंद ऐसी रियासतें थीं जिनमें कश्मीर भी शामिल थी, जिन्होंने अभी इल्हाक़ नहीं किया था। और इसी कशमकश में कश्मीर के अंदर से एहतजाज और कश्मीर के अंदर से बगावत की खबरें आना शुरू हो गई और पुंछ के इलाके से बगावत की खबरें आना शुरू हो गई। और इसी दौर में कबायलियों ने फिर कश्मीर के अंदर दाखिला शुरू हो गया। और जब कबायली कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक महाराजा की फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग की। जब महाराजा की फ़ौजें पीछे हटने लगी तो उस वक़्त महाराजा को अपनी हार वाज़ह नज़र आने लगी, क्योंकि महाराजा ही था जिसने फ़ैसला करना था कि कश्मीर का इल्हाक़ होना है या फिर कश्मीर को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना है। लेकिन जब यहाँ से कबायलियों का दाखिला हुआ तो उस वक़्त महाराजा के पास ख़ुद मुख्तारी का ऐलान करने के लिए कोई जवाज़ ना था, क्योंकि उस वक़्त महाराजा को अपनी हार वाज़ह नज़र आती थी। लिहाजा उसने भारत से मदद तलब की। जब उसने भारत से मदद तलब की तो भारत ने एक शर्त के ऊपर महाराजा की मदद करने पर राज़ी हुआ। वो शर्त इल्हाक़ की शर्त थी। ये भी कहा जाता है कि अगर कबायलियों का हमला यहाँ से ना होता तो शायद महाराजा कश्मीर को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रखता। लेकिन जब इल्हाक़ के मायदे पर दस्तखत हुए तो इल्हाक़ का मायदा आर्ज़ी मायदा था, वो मुकम्मल मायदा नहीं था। और वो आर्ज़ी मायदा उस वक़्त तक था कि जब कश्मीर में हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो कश्मीर की आवाम की मंशा के मुताबिक फिर कश्मीर का फ़ैसला किया जाएगा। और यूँ इस मायदे के बाद फ़ौजें कश्मीर में भारत की फ़ौजें कश्मीर में दाखिल हुईं। और यहाँ से क्योंकि कबायलियों और कश्मीर के बासियों ने मिलकर कश्मीर के बहुत से एक रकबे में पेशकदमी कर दी थी और वहाँ पर एक हुकूमत कायम कर दी थी जिसे आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और इस तरह कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, जिसे मकबूजा कश्मीर और आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर के तौर पर जाना जाता है। आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर ने मायदा कायमा के तहत पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ इस्तवार किया और उसके बाद मामला अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया और कश्मीर का मसला अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। लेकिन आखिर तक कश्मीर का मसला सिर्फ़ कश्मीर की आवाम के पास है। ये अख्तियार सिर्फ़ कश्मीर की आवाम के पास ही रहेगा कि क्या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं, अपने आप को भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या फिर ख़ुद मुख्तार हैसियत के साथ अपनी रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं। तो ये मसला कश्मीर का मुख्तसर सा पस मंज़र था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।